Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 30th of August 2023. तो गाइज आज है तारीख 30 अगस्त 2023 और है वेडनेसडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, हर रोज़ मॉर्निंग में राइट टाइम 5 बजे आपको ये वीडियो इसी चैनल पर मिल जाता है। तो आज कौन कौन समय पर वीडियो में प्रेजेंट हो चुका है नीचे लाइव चैट में ज़रूर से मेंशन करना। इस लेक्चर में हम लोग मेजरली इंडियन एक्सप्रेस को और साथ ही साथ में पीआईबी, हिंदुस्तान टाइम्स, लाइव मिनट, द हिंदू, डाउन टू अर्थ सभी के न्यूज़ सोर्सेज को कंपाइल करके विद प्रॉपर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन डिस्कस करते हैं। दोस्तों लेक्चर का जो एंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मिस मत करना। अगर आप उसको मिस करोगे तो काफ़ी बड़ी मिस्टेक करने वाले हो, क्योंकि वीडियो के लास्ट में डेली बेसिस पे आपसे एक टेस्ट लिया जाता है। यानी कि आपने पूरे लेक्चर को कंसंट्रेशन के साथ में सुनना है, लास्ट में उस टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। जो भी आपका स्कोर आएगा उसको नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिखना है। इससे आपके अंदर एक हाई कॉन्फिडेंस आता हुआ नजर आएगा। बाकी अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ वगैरह चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम पर जाना है। वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी, आपको ये टेलीग्राम चैनल मिलेगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप मेरे साथ में पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो उसके लिए आपने इंस्टाग्राम पर जाना है। वहाँ पर जाके फिर से लिखना है दीपक यादव एजुकेशन। मेरा प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे 13,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ये वीडियो काफ़ी सारे लोगों को इसलिए पसंद है क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत सारे आर्टिकल्स को कम समय में सटीक इन्फॉर्मेशन के साथ में डिस्कस करते हैं। यानी कि जो भी आर्टिकल इन वीडियोस में डिस्कस करता हूँ, यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएगा तो डेफिनेटली आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। इस प्रकार की एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दी जाती है। सबसे पहले आर्टिकल में दोस्तों ब्लैक ईगल के बारे में बात की जा रही है और ब्लैक ईगल को वाले आर्टिकल को हम अपने यूपीएससी जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के पेपर से लिंक कर सकते हैं। तो पहले तो हम समझेंगे कि आखिरकार हमारे पास में न्यूज़ क्या है, खबर क्या है, क्यों हम ब्लैक ईगल को पढ़ रहे हैं आज। रीज़न यहाँ पर यह है कि ये जो ब्लैक ईगल है वैसे ही बहुत मुश्किल से दिखाई पड़ता है, लेकिन हुआ क्या, पहली बार चेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि हिमाचल प्रदेश के सोलन डिस्ट्रिक्ट के अंदर में है, उस पर्टिकुलर रीजन में ये ब्लैक ईगल देखने को मिला, वो भी फर्स्ट टाइम। और ऐसे कई सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से डायरेक्टली एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये रीज़न भी इंपॉर्टेंट है। इस वजह से ब्लैक ईगल के बारे में ज़रूर से बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। जैसे मैं आपको इन इन्फॉर्मेशन में भी जो बिल्कुल टू द पॉइंट रेलिवेंट होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले तो आप दोस्तों देखोगे तो ये जो ब्लैक ईगल है ये ऐसी पिट्रेडाई फैमिली से बिलोंग करती है। प्लस अगर जीनस की बात करेंगे तो यहाँ पे है लैक्टिनाइटस जीनस, उससे यहाँ पर ये बिलोंग करती है। ठीक है, इस ईगल का आप पूरा एक फोटो देखोगे तो यहाँ पर इसकी जो चोंच है वो थोड़ा सा येलो कलर है और इसमें ब्लैक कलर का भी एक छोटा सा मिक्सचर आपको यहाँ पे नजर आएगा। ठीक है, तो उसके अपीयरेंस के बारे में बात की गई। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये कौन कौन से रीजन में पाई जाती है। देखो ध्यान रखना, हमारा जो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन है, स्पेशली जो सदर्न रीजन है साउथ वाला, और साउथ ईस्ट एशिया हो गया, साउथ ईस्टर्न चाइना हो गया, तो ध्यान रखना साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्टर्न चाइना, इन पर्टिकुलर रीजन्स के अंदर में आपको यहाँ पर ये ब्लैक ईगल देखने को मिलती है। और स्पेशली अगर हम लोग बात करेंगे इंडिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन की कि भारत के अंदर कहाँ पे पाई जाती है, तो भारत के अंदर हिमाचल प्रदेश के अंदर में जम्मू एंड कश्मीर हो गए, उसके बाद हमारे ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स के फॉरेस्ट्स हो गए। यानी कि आपको पता होगा हमारा जो पेनिनसुलर इंडिया है, पेनिनसुलर मतलब एक ऐसा पर्टिकुलर रीजन जो कि तीनों तरफ पानी से घिरा हुआ है। तो इंडिया का जो निचला हिस्सा है वो तीनों तरफ यहाँ पे समुद्र से घिरा हुआ है ना, पता ही है ना आपको। इधर अरेबियन सी है, इधर बे ऑफ बंगाल है, नीचे इंडियन ओशन है। अब भाई यहीं पर आता है हमारा वेस्टर्न घाट्स और इधर आते हैं हमारे ईस्टर्न घाट्स। तो ये दोनों तरफ जो आपको वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स नजर आ रहे हैं, यहाँ पर भी ये ब्लैक ईगल पाया जाता है। अब बात करते हैं कंजर्वेशन स्टेटस की। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से सवाल बन सकता है। कंजर्वेशन स्टेटस यानी कि किस तरीके से इस ब्लैक ईगल को आज के समय पर एक सुरक्षा दी जा रही है। तो IUCN के अंदर में इसको लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में कवर किया गया। लीस्ट कंसर्न कैटेगरी के अंदर कवर करने का मतलब है कि अच्छी खासी पॉपुलेशन आज के समय पर इसकी अवेलेबल है, उसमें कोई इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फिर भी इसकी प्रोटेक्शन की जरूरत है। समझ गए। अब बात आती है दोस्तों यहाँ पर चेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, क्योंकि ब्लैक ईगल के बारे में जो कुछ पूछना है एग्जामिनेशन में वो हमने डिस्कस कर लिया। अब चेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेकर भी सवाल बन सकता है। तो जब भी आप कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क पढ़ते हो न्यूज़ के अंदर में, तो सबसे पहले उसका लोकेशन पढ़ना होता है। लोकेशन हमेशा मतलब 99% चांसेस होते हैं कि उस पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क का लोकेशन ही पूछा जाता है।
तो चाइल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का लोकेशन आपको हिमाचल प्रदेश देखने को मिलेगा और यहाँ पे अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे और अलग अलग जानवरों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, उसके ऊपर इतना गौर करने की ज़रूरत है नहीं। चलो कंप्लीट हो गया पहला आर्टिकल बेहतरीन तरीके से, है ना, चारों तरफ से हमने उसको डिस्कस कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। अगला आर्टिकल हमारा जीएस पेपर नंबर 1 आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हम बात करेंगे मिलेरा कल्ट की, यानी इस कल्चर की। तो अभी क्या हुआ है, इस प्रकार का जो स्टैचू है वो अभी पाया गया है, इस वजह से यहाँ पे ये न्यूज़ में है। तो हाल ही में 2 अलग अलग जो स्कल्पचर्स हैं वो पाए गए हैं। कहाँ पर? कर्नाटका के अंदर में जो उडुपी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर एक जगह है बसरूर, वहीं पर ये स्कल्पचर्स पाए गए। और जैसे वो स्कल्पचर्स पाए गए, इससे प्रूव हो जाता है कि पुराने ज़माने में जो ये मिलेरा कल्चर था ये कहीं ना कहीं हमारे कोस्टल रीजन में भी देखने को मिलता है, क्योंकि हमारा कर्नाटका बेसिकली आप कह सकते हो एक कोस्टल स्टेट है। कोस्टल स्टेट मतलब समुद्र के किनारे है। कर्नाटका का लोकेशन देखोगे तो ये इंडिया का मैप हुआ, यहाँ पे कर्नाटका आपको देखने को मिलेगा। कर्नाटका कई सारे स्टेट्स के साथ में बाउंड्रीज को शेयर करता है। फॉर एग्जाम्पल इसके साउथ में महाराष्ट्र देखने को मिलेगा, तेलंगाना देखने को मिलेगा, फिर ईस्टर्न साइड में आंध्र प्रदेश है, सदर्न साइड में तमिलनाडु है, उसके बाद केरला है और जस्ट ऊपर एक छोटा सा गोवा भी नजर आएगा और इधर हमारा पूरा अरेबियन सी हो गया। समझ गए? तो ये हमने डिस्कस किया। अब दोस्तों यहाँ पे जो ये 2 स्कल्पचर्स देखने को मिले हैं जिनका फोटो मैंने अभी आपको दिखाया है, ये 2 स्कल्पचर्स है जहाँ पर घोड़े पर एक पर्सन जो है वो आपको बैठा हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो एक स्कल्पचर जो है वो 15th सेंचुरी एडी को बिलोंग करता है और दूसरा 17th सेंचुरी एडी को बिलोंग करता है। ये दर्शाता है एक रियल हीरो को, एक असली हीरो जो कि एक घोड़े पर बैठा है, हाथ में तलवार है, उसके बाद में एक हाथ में बोल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे एक दूसरा वाला स्कल्पचर भी देखने को मिला है, वो दूसरी जगह पर दूसरे वाटर बॉडी में देखने को मिला है। तो बसरूर बेसिकली अगर आप इस पर्टिकुलर रीजन का, क्योंकि इसी रीजन के अंदर में ये स्कल्पचर्स पाए गए, तो अगर इस पर्टिकुलर रीजन का इतिहास देखोगे तो मेडिवल पीरियड के समय पर ये एक ट्रेडिंग सिटी हुआ करता था, व्यापार के लिए बहुत जाना माना शहर हुआ करता था। ठीक है, अब एग्जैक्टली अगर हम ट्रेडिंग की बात करते हैं तो उभय देशी, नन देशी प्लस कुछ और भी लोग यहाँ पर व्यापार के अंदर में पार्टिसिपेट क्या करते थे इस पर्टिकुलर शहर से। अब थोड़ा सा मिलेरा कल्ट के बारे में, इस कल्चर के बारे में जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। ये जो कल्चर है मिलेरा बेसिकली यहाँ पर एक देवी देवताओं की तरह हम देखते हैं, स्पेशली यहाँ पर लॉर्ड शिवा के तौर पर उनको देखा जाता है। ये जो डीटी हैं इनको हम लोग कह सकते हो कर्नाटका के अंदर में माइलारा के नाम से जानते हैं, महाराष्ट्र में खंडोबा के नाम से जानते हैं। तो महाराष्ट्र और कह सकते हो कर्नाटका दोनों ही रीजन के अंदर में आपको ये वाला कल्चर देखने को मिल जाता है। इतिहास में ये ध्यान रखना है, ये जो कल्चर है ये केवल इन दोनों ही रीजन में नहीं, हमारे भारत का जो पूरा सदर्न पार्ट है उनमें से मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स में नजर आता है। सदर्न पार्ट में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं? फॉर एग्जांपल कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, उसके अलावा भी बहुत सारे स्टेट्स हैं, केरला वगैरह है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि ये वो स्टेट्स हैं जहाँ पर ये कल्चर देखने को मिलता था इतिहास में। क्लियर? चलो आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। अगला आर्टिकल हमारा जीएस पेपर नंबर 2 गवर्नमेंट स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बात की जा रही है भारत के न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम के बारे में। पिछले कुछ दिनों में लगातार कवरेज हुआ है, हमने द हिंदू के वीडियो में डिस्कस किया था, लेकिन आर्टिकल थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर भी डिस्कस करना बनता है। तो हाल ही में जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हैं उन्होंने इस भारत का न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, जिसको NCAP का नाम दिया गया है, इसको न्यू दिल्ली में लॉन्च कर दिया है। इस प्रोग्राम का मेन मकसद क्या होगा? कार की टेस्टिंग करना, कार कितनी सेफ है बच्चों के लिए प्लस जो एडल्ट्स हैं, जो बड़े लोग हैं उनके लिए। अगर वो टकराती है तो उससे कोई नुकसान तो नहीं होगा, इंसान की जान तो नहीं जाएगी। तो अगर कार की सेफ्टी कम है तो उसको कम स्टार्स दिए जाएंगे और उसकी सेफ्टी ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा स्टार्स दिए जाएंगे। तो बेसिकली स्टार रेटिंग का सिस्टम यहाँ पे अपनाने की कोशिश की जा रही है। समझ गए? तो ये जो न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम है ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि यहाँ पर सरकार चल रही है और इस स्टेप के अंदर मेन मकसद है हमारा कि हम लोगों की सेफ्टी जो है मोटर व्हीकल्स के अंदर में उसको बनाकर रख सकें। इस प्रोग्राम का मेन मकसद है कि जो हमारे कार कस्टमर्स हैं वो बेसिकली सेफली ड्राइव कर सके, उनका जो जीवन है वो बेसिकली सुरक्षित रह सके। अब क्या होगा, ये सारी चीज़ें कैसे की जाएंगी? कार का परफॉर्मेंस का टेस्ट लिया जाएगा, ये जो कार है उसको स्टार रेटिंग्स दी जाएंगी और जो एडल्ट यानी कि बड़े लोगों के लिए जो टेस्टिंग है वो अलग होगी और बच्चों के हिसाब से टेस्टिंग अलग होगी और इसमें 5 स्टार रेटिंग दी जाएगी। 5 स्टार रेटिंग दी जाएगी। और ध्यान रखना दोस्तों, अगर आप लोग ये इस प्रकार से देखोगे तो ये एडल्ट ऑक्यूपेशन प्रोटेक्शन है, बच्चों के लिए कितना प्रोटेक्शन है प्लस बड़ों के लिए कितना प्रोटेक्शन है, उस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं।
कि ठीक है वो बैठे हैं तो कार अगर टकराती है, क्रैश होती है, तो यहाँ पर प्रोटेक्शन किस प्रकार से कौन से रीजन में देखने को मिल जाता है। तो ये बेसिकली यहाँ पर टेस्ट करने के बाद में एक बढ़िया रेटिंग देने का काम करेगा। इसमें जो कार की टेस्टिंग होगी वो चारों तरफ से होगी, फ्रंट साइड से भी, ठीक है। यहाँ पे आप कह सकते हो चाहे वो फ्रंट हो, चाहे वो साइड्स हो, चाहे वो पीछे का साइड हो, सब जगह से यहाँ पर इसकी टेस्टिंग होने वाली है। क्लियर। और उसके साथ साथ टेस्टिंग करने के बाद में इन कार के अंदर में कंपलसरी किया जाएगा कि 6 एयरबैग्स को इंस्टॉल किया जाए। एयरबैग्स बेसिकली आप कह सकते हो कि अगर गाड़ी टकराती है तो आपको आगे गाड़ी में लड़ने से वो बचा सकता है। एयरबैग्स हो गए, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल हो गया, 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स हो गए हर एक पैसेंजर्स के लिए। उसके अलावा एमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम, इसको इम्प्रूव करने के ऊपर भी काम किया जाएगा। क्लियर। और जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस ये लाए गए हैं कार के लिए, ये केवल डीजल और पेट्रोल वाली कार के लिए नहीं है दोस्तों, ये टेस्टिंग हमारी सीएनजी के लिए भी होगी। उसके साथ साथ जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं उसके लिए भी यहाँ पर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है बेसिकली, उसके लिए भी यहाँ पर होने वाली है। और ऐसा प्रोग्राम ऑलरेडी दुनिया के लेवल पर चल रहा है। उसकी तरह से हमने बिल्कुल तो नहीं लिया है, लेकिन थोड़ा सा हटके है भारत एनसीएपी, ठीक है। ये हमें एक रेटिंग देने का काम करेगा, हमारे व्हीकल्स को रेटिंग देने का काम करेगा। इससे पता चलेगा कि हमारी कार का क्रैश रिजल्ट कितना है, स्पेशली क्रैश टेस्ट रिजल्ट कितना है एडल्ट्स के लिए और बच्चों के लिए। आगे आते हैं ना। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मेक श्योर करना वीडियो पे लाइक का बटन उसको प्रेस कर देना। हमारा एक छोटा सा टारगेट है यार 2000 प्लस लाइक्स का, प्लीज़ आप उसको पहुंचा सकते हो, इतना सपोर्ट कर सकते हो। और प्लीज़ क्या करो, इतना सपोर्ट, ठीक है, हेल्प मिलती है हम लोगों को भी आगे। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल जो है हमारा जीएस पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पे डिमॉन पार्टिकल के बारे में दोस्तों बात की जा रही है। देखो ये टॉपिक ऐसा है जो घूम घूम के न्यूज़ में आ रहा है। रिसेंटली आप लोगों ने LK99 के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, आज डिमॉन पार्टिकल न्यूज़ में। तो जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने हाल ही में एक डिमॉन पार्टिकल डिस्कवर किया। और ये जो डिमॉन पार्टिकल है ये क्या करेगा, ये हमारा बेसिकली एक सेमीकंडक्टर का काम कर सकता है जो कि बिजली को कंडक्ट करेगा रूम टेम्परेचर पर। अब ये मैटर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, टेक्निकल हो जाएगा। इस पूरे आर्टिकल को समझने के लिए थोड़े थोड़े एग्जाम्पल्स और अच्छे से एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। तो यहाँ पे बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनते हुए चलना है, ठीक है। बहुत ध्यान से कान खोलकर चीज़ों को सुनना, वरना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। वैसे अगर हम देखें तो 3 प्रकार की चीज़ें होती हैं। एक होता है कंडक्टर, ठीक है, और एक होता है हमारा सेमीकंडक्टर, ठीक है, और उसके बाद एक होता है इंसुलेटर। ये 3 चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं दोस्तों। जब हम बात करते हैं कंडक्टर की, तो कंडक्टर बेसिकली वो वाले मटेरियल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हो गया कॉपर। कॉपर क्या है, एक कंडक्टर है। कंडक्टर मतलब इसमें आराम से जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो हो सकती है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स आराम से फ्लो हो सकते हैं, वो हमारा कंडक्टर है। अब भाई यहाँ पर कॉपर का एक वायर है, आप इधर से यहाँ पर बिजली को फ्लो करवाओगे तो बिल्कुल कोने तक पहुँचेगी, नहीं पहुँचेगी, 100% पहुँचेगी, क्योंकि कॉपर एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन दूसरी चीज़ दोस्तों मैं आपको बता दूं, जितने भी हमारे कंडक्टर्स होते हैं जिसमें बिजली आराम से फ्लो होती है, ये मत सोचना आपको ऊपर से दिख रहा है बिजली पहुँच रही है किनारे तो आराम से फ्लो हो रही है, नहीं। इन सभी कंडक्टर्स में एक चीज़ होती है जिसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। एक रेजिस्टेंस नाम की चीज़ होती है। रेजिस्टेंस मतलब कि यहाँ पर कि कहीं ना कहीं ये अगर बिजली फ्लो हो रही है तो ये मटेरियल उस बिजली को रोकने का भी काम करता है, उस बिजली को रोकता है, जिसकी वजह से काफ़ी सारी जो एनर्जी है उसका लॉस हो जाता है और फिर बची कुछ एनर्जी इस वाले वायर के किनारे पहुंच जाती है। समझ गए। तो इसमें रेजिस्टेंस की वजह से ढेर सारी जो एनर्जी है वो लॉस भी होती है, उसका नुकसान भी होता है, फिर बची कुछ यहां पर वो फ्लो करती है। ये होते हैं हमारे कंडक्टर्स। और अब दोस्तों सुपर कंडक्टर क्या होता है? सुपर कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें रेजिस्टेंस नहीं होता, जिसमें रेजिस्टेंस नहीं होता। अब रेजिस्टेंस नहीं होने का मतलब क्या है, जितनी एनर्जी हम सेंड कर रहे हैं उतनी फुल एनर्जी लास्ट तक पहुंचेगी, कोई भी रुकावट नहीं है। वो क्या कहलाएगा? हमारा सुपर कंडक्टर। लेकिन क्या सुपर कंडक्टर हमारे नॉर्मल टेम्परेचर पर अवेलेबल है? फॉर एग्जाम्पल आप जिस कमरे में बैठे हो उस कमरे का जो टेम्परेचर है, क्या उस तापमान पर हमारा सुपर कंडक्टर अवेलेबल है? कोई ऐसा मेटल है हमारे पास? नहीं, ऐसा कोई मेटल नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो सुपर कंडक्टर का काम करती हैं, लेकिन उन सारे मटेरियल को हमें ठंडा करना पड़ता है, माइनस ले जाना पड़ता है, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम माइनस में हमें लेकर जाना पड़ता है।
उसके बाद जाके वो मटेरियल सुपर कंडक्टिविटी का काम करेगा, उसके बाद वो बिना रेजिस्टेंस के बिजली को फ्लो करने का काम करेगा। लेकिन उसके लिए उस मटेरियल को हमें बहुत ही ज़्यादा ठंडा करना होगा। तो अभी तक ऐसा कोई भी मटेरियल नहीं मिला जो नॉर्मल टेम्परेचर पर, यानी कि जो आप अपने कमरे में बैठे हो उस रूम टेम्परेचर पर भी सुपर कंडक्टिविटी का काम करे, ऐसा मटेरियल नहीं है। अगर कोई मटेरियल है तो उसको ठंडा करना पड़ेगा पहले। और सपोज हमें अब बिजली की वायरिंग करनी है, तो बिजली की वायरिंग में अगर हम इस मटेरियल को यूज़ करेंगे तो ठंडा किस चीज़ से करेंगे? ठंडा थोड़ा ना कर पाएंगे, ठीक है। तो ऐसी कोई चीज़ मिल नहीं रही थी ना। अब एक ऐसी चीज़ मिली है जिसको नाम दिया गया है डीमॉन पार्टिकल। डीमॉन पार्टिकल एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टर का काम करेगी। बात खत्म यहीं पर, ठीक है। मतलब डीमॉन पार्टिकल हमारा बेसिकली एक ऐसी चीज़, एक ऐसा मटेरियल देखने को मिलेगा जो कि सुपर कंडक्टर होगा, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर पर इसको ठंडा करने की ज़रूरत नहीं है। बस यही हमारा एक डीमॉन पार्टिकल है। आई होप दोस्तों आपको ये अच्छे से क्लियर हो चुका है। तो सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है? सुपर कंडक्टिविटी एक ऐसा फेनोमेना है, एक ऐसा तरीका है जहाँ पर एक मटेरियल के अंदर में जो चार्ज है उसको मूव किया जाता है बिना रेजिस्टेंस के, बिना रोक टोक के। और इस थ्योरी में हमारी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो ट्रांसफ़र होती है बिना लूज हुए, बिना कोई लॉस के एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है। और ये कैसे हो पाती है? सुपर कंडक्टिविटी जनरली बेसिकली हमें लोअर टेम्परेचर पर देखने को मिलती है, वेरी लोअर टेम्परेचर पर। 0 डिग्री सेल्सियस से यहाँ पर आप देख पाओगे -273.15 डिग्री सेल्सियस तक जाओगे, तब जाके वो मटेरियल सुपर कंडक्टर बन पाता है, ठीक है। लेकिन ऐसा मुश्किल है कि हमें कोई ऐसा मटेरियल मिल जाए जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टर का काम कर सके। बट ऐसे कुछ यहाँ पर फीचर्स इस डीमॉन पार्टिकल में देखने को मिल रहे हैं। तो डीमॉन पार्टिकल सबसे पहली बार प्रेडिक्ट किया गया था एक थियोरेटिकल फिजिस्ट हैं डेविड पाइंस, इनके थ्रू 1956 के अंदर में इन्होंने यहाँ पर डीमॉन पार्टिकल की प्रॉपर डेफिनेशन दी थी। वही डीमॉन पार्टिकल वो पार्टिकल होता है जो कि मासलेस है, चार्जलेस है और ट्रांसपेरेंट है हमारी लाइट के सामने, ठीक है। इनके अंदर क्षमता है कि ये प्लास्मोन्स को बना सकते हैं, ठीक है। ये बात यहाँ पे बोला गया, जहाँ पर कह सकते हो प्लास्मोन्स क्या है, बेसिकली प्लास्मोन्स को बना सकते हैं जो कि कहीं ना कहीं हमारे इलेक्ट्रॉन्स का पूरा यूनिट है, जो कि एक वेव की तरह, तरंग की तरह काम करेगा। अब जो प्लास्मोन्स है ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं हमारे सुपर कंडक्टिविटी के अंदर में। और इस डीमॉन पार्टिकल की डिस्कवरी करना, इससे कहीं ना कहीं एक नया सुपर कंडक्टिंग मटेरियल हमें मिल रहा है रूम टेम्परेचर पर, ऐसा भी यहाँ पर हो सकता है। इसको लेकर सारा का सारा जो डिस्कशन है हमारा रहा है। आई होप दोस्तों थोड़ा सा टाइम लगा लेकिन इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अगले आर्टिकल में स्लॉथ बियर के बारे में बात की जा रही है। ये वाला जो भालू देख रहे हो ना, इसी को हम लोग स्लॉथ बियर के नाम से जानते हैं। अभी हाल ही में एक स्लॉथ बियर जहाँ पे लोग रह रहे थे उन ह्यूमन सेटलमेंट में घुस गया, उसको वहाँ से पकड़ा गया और उसको वापस से अपनी जगह पर रिलोकेट कर दिया गया। इस वजह से यहाँ पर ये स्लॉथ बियर न्यूज़ में है। तो ये बात है नीलगिरिस की। अब बात है स्लॉथ बियर के बारे में, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। मैं आपको बता दूं, कई सारे एग्जामिनेशन में ऑलरेडी स्लॉथ बियर को लेकर सवाल पूछा जा चुका है और एंगटून को लेकर इस बार सवाल पूछ लिया गया था। तो स्लॉथ बियर जो है, देखो हमारे पूरे दुनिया के अंदर में भालू की 8 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, उनमें से यहाँ पर एक प्रजाति स्लॉथ बियर भी है। इसका साइंटिफिक नेम है मेलोरसस ओर्सिनस। ये कहाँ पे पाया जाता है? इंडिया, श्रीलंका और नेपाल के सदन वाले हिस्से में। 90% जो स्लॉथ बियर की पॉपुलेशन है वो केवल आपको भारत में ही देखने को मिल जाती है। अगेन इंपॉर्टेंट। अब ये कौन से एरिया में रह रहा है? तो स्लॉथ बियर ज़्यादातर अपना ड्राई, जो सूखा और नमी वाला जंगल है उसमें रहना पसंद करता है, जहाँ पे थोड़ी लंबी लंबी घासें हो, बड़े बड़े पत्थर हो, ठीक है, घासें हो, पेड़ हो, जहाँ पे उसको एक छाँव मिल सके, पेड़ के नीचे बैठ सके। तो ऐसे एरिया ज़्यादा पसंद होते हैं हमारे इन स्लॉथ बियर को। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इस बियर के फीचर्स क्या क्या हैं। तो इस बियर के फीचर्स आप देख पाओगे, डार्क ब्राउन कलर का ये देखने को मिलेगा, ब्लैक कलर के फर इसके ऊपर बड़े बड़े नज़र आएंगे, ठीक है। इसका जो पंजा है वो थोड़ा सा कह सकते हो मुड़ा हुआ आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और ये अपने पंजे का यूज़ करते हैं छोटे छोटे चींटियों का, कीड़ों का शिकार करने के लिए। इसका साइज़ 5 से 6 फीट ग्रो हो सकता है, और भी ग्रो हो सकता है। वज़न कुछ कह नहीं सकते, किलोग्राम्स में काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। लेकिन इनकी पता देखने की क्षमता बहुत ख़राब होती है। स्लॉथ बियर सही से देख नहीं सकते। अब देख नहीं सकते तो शिकार कैसे करते हैं? लेकिन आपको पता होगा भाई, जो भालू होते हैं उनके सूंघने की क्षमता, स्मेलिंग की जो कैपेसिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो स्लॉथ बियर की जो सेंस ऑफ स्मेल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया यहाँ पर मानी जाती है। प्लस यहाँ पे आप कह सकते हो प्राकृतिक तौर पर ये जो स्लॉथ बियर, इसकी जो नाक है ना, इसकी जो नॉस्ट्रल्स है, उसको कम्प्लीटली ऐसा बनाया गया है कि वो
प्रोटेक्टेड है, कोई छोटे मोटा डस्ट हो गया या कीड़े हो गए, उन सब से यहाँ पर आराम से उसकी नॉस्ट्रिल बच सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं कंजर्वेशन स्टेटस की, कि इसको किस तरीके से प्रोटेक्शन दी जा रही है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से, ध्यान रखना। आईयूसीएन के अंदर में इसको वल्नरेबल कैटेगरी में कवर किया गया है, यानी कि स्लॉथ बियर काफ़ी ज़्यादा खतरे में है। पिछले कुछ समय पर इसकी कुछ पॉपुलेशन कम हुई है। बाकी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इसको शेड्यूल 1 में कवर किया गया है। शेड्यूल 1 में कवर करने का मतलब है इसको हाई प्रोटेक्शन दी गई है। अगर कोई इसका यहाँ पर शिकार करता है, इसकी हंटिंग करता है, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पेनल्टीज़ को चार्ज किया जा सकता है। समझ गए? आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। ना दोस्तों, अगले आर्टिकल में मैत्री सेतु के बारे में बात की जा रही है। आपने ये नाम सुना होगा, आज हम लोग इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो मैत्री सेतु बेसिकली 1.9 किलोमीटर का एक पुल है, एक ब्रिज है, जो कि बांग्लादेश और भारत को जोड़ने का काम करता है। फेनी नदी के ऊपर इस ब्रिज को बनाया गया है। तो दोस्तों, फेनी नदी के बारे में भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है। पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि मैत्री सेतु कौन सी नदी के ऊपर है। तो भारत और बांग्लादेश की जो दोस्ती है ना, इसी को आगे बढ़ाने के लिए एक पुल यहाँ पे बोला गया था, इसको हम लोग तैयार करेंगे। और ये जो मैत्री सेतु नाम का पुल है, ये आप कह सकते हो जल्दी शुरू होने वाला है। सब कुछ तैयार हो चुका है, जल्दी यहाँ पर आप कह सकते हो लोग आना जाना शुरू करेंगे, व्यापार वगैरह होगा इस पुल से। ना मैत्री सेतु क्या है? मैत्री सेतु एक ब्रिज है जिसको फेनी नाम की नदी के ऊपर बनाया गया है। फेनी नदी, ध्यान रखना दोस्तों, ये इंडिया की त्रिपुरा से बांग्लादेश तक बहती है। अगर मैं आपको ये नदी दिखाऊं तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख पाओगे, ये फेनी नदी है। ऊपर आपको भारत देखने को मिलेगा, नीचे बांग्लादेश है। तो इंडिया के त्रिपुरा से निकल कर आकर इधर बांग्लादेश से गुजरते हुए नीचे बे ऑफ बंगाल के अंदर में ये फेनी नदी गिर जाती है। तो इसी नदी के ऊपर एक ब्रिज बनाया गया है जो कि भारत और बांग्लादेश को जोड़ने का काम करता है, जिसको हम लोगों ने नाम दिया है क्या? जिसको हम लोगों ने नाम दिया है ये मैत्री सेतु ब्रिज। ये जो ब्रिज है इसकी लंबाई लगभग 1.9 किलोमीटर्स की है। दोस्तों ध्यान रखना, ये ब्रिज हमारे त्रिपुरा के अंदर में जो सबरूम है इसको ज्वाइन करता है और बांग्लादेश के रामगढ़ से। सबरूम और रामगढ़ को ज्वाइन करने का काम करता है। अगर मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन दिखाऊं तो दोस्तों, त्रिपुरा ये है, नीचे बांग्लादेश है, यहीं पर कह सकते हो सबरूम है कहीं, और उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे पीछे बांग्लादेश है, बांग्लादेश का जो रामगढ़ है, और इधर त्रिपुरा का सबरूम। दोनों को यहाँ पर ये जो पुल है ये जोड़ने का काम करता है। और ये जो नाम है ना मैत्री सेतु, ये बेसिकली दोनों की संबंध को दर्शाता है। भारत और बांग्लादेश की जो दोस्ती है उसको यहाँ पर दर्शाने का काम करता है। इस ब्रिज का जो कंस्ट्रक्शन है, ये पूरा कंस्ट्रक्शन नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के थ्रू देखा गया है। और आप कह सकते हो एक कंक्रीट का ब्रिज है, सिंगल स्पैन स्ट्रक्चर है। यहाँ पर आप आराम से सारा ट्रैफिक, कार्गो वगैरह चल सकता है। अब थोड़ा सा फेनी नदी के बारे में बात कर लेते हैं। फेनी नदी भारत और बांग्लादेश के बीच में एक बॉर्डर बनाने का काम भी करती है, जैसा अभी हम लोग ने थोड़ी देर पहले एक फ़ोटो में देखा। ठीक है, ये आप देख पाओगे, ये फेनी नदी बह रही है एग्जैक्टली। आगे आते हैं। अब ये फेनी नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो हमारा जो साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से, स्पेशली साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट से निकल कर आकर साबरूम से गुजरती हुई, बांग्लादेश से गुजरती हुई बे ऑफ बंगाल के अंदर में जाकर गिर जाती है, जैसे मैंने अभी आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी है। जो हमारी यहाँ पर फेनी नदी है इसकी जो लेंथ है लगभग 116 किलोमीटर है। और इसकी ट्रिब्यूटरीज, जब हम सहायक नदी की बात करते हैं तो कई सारी सहायक नदियाँ हैं। जैसे फेनी नदी की जो सहायक नदियों में आती है मुहुरी रिवर, रायदक रिवर, उसके बाद में आती है चंदखीरा रिवर, उसके बाद रियांग रिवर, देन उसके बाद कुशियारा रिवर। ये सारी नदियाँ हमारी फेनी नदी की सहायक नदियाँ हैं। अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल को अगेन जीएस पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लिंक कर सकते हो। क्या बात की जा रही है? ल्यूपेक्स के बारे में। दोस्तों ल्यूपेक्स आपने सुन लिया होगा पिछले कुछ समय पर। चंद्रयान 3 तो सुना ही है ना, चंद्रयान 3 जो अभी रिसेंटली यहाँ पर सक्सेसफुली लॉन्च हुआ, सक्सेसफुली लैंड किया। अब चंद्रयान 3 के बाद में इसे कह सकते हो ये चंद्रयान 4 है। अब चंद्रयान 4 क्या है? यहाँ पर भारत और जापान दोनों मिलकर वापस फिर से चंद्रमा पर जाने वाले हैं, और इसी मिशन को ल्यूपेक्स का नाम दिया है, दैट इज लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। नाम से पता चल रहा है चंद्रमा का जो हमारा पोलर रीजन है, स्पेशली साउथ पोल कह सकते हो, उस पोलर रीजन का और ज़्यादा डिटेल्स एक्सप्लोरेशन करना है, एनालिसिस करने के लिए यहाँ पर इस ल्यूपेक्स मिशन को लॉन्च किया गया है। तो ये जॉइंट एफर्ट है भारत और जापान के बीच में। ध्यान रखना, जैसे भारत के पास में उनकी स्पेस एजेंसी है इसरो, जिसने भारत को बहुत प्राउड किया है, वैसे यहाँ पर जापान की उनकी स्पेस एजेंसी है जाक्सा, जैसे उसकी फुल फॉर्म है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। तो जाक्सा और इसरो ये दोनों भारत की स्पेस एजेंसियाँ हैं, और ये एजेंसीज आपस में मिलकर कोलैबोरेशन करके इस मिशन को तैयार कर रही हैं। और बेसिकली इस मिशन को शेड्यूल किया है कि 2025 में हम इस ल्यूपेक्स मिशन को लॉन्च करेंगे।
ल्यूपेक्स में अगेन एक रोवर यूज़ किया जाएगा और एक लैंडर यूज़ किया जाएगा, जो कि लैंडर चांद पर उतरेगा। उतरने के बाद में उसमें से रोवर निकलेगा। रोवर निकलने के बाद में चांद के ऊपर कितना वाटर आइस प्रेजेंट है, उसका जो सरफेस है, मिट्टी का जो केमिकल एनालिसिस है। इवन यहाँ पर एक यूनिक चीज़ ये भी होने वाली है कि चांद के ऊपर में थोड़ी सी ड्रिलिंग भी करेगा, थोड़ी सी खुदाई भी करेगा। खुदाई करने के बाद में यहाँ पर उसके अंदर का एनालिसिस भी यहाँ पर करने वाला है। तो एक स्पेशल चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो जाक्सा और इसरो यहाँ पर रोवर और लैंडर ये सारी चीज़ों को डेवलप करने वाले हैं। और ये जो रोवर है कई सारे अलग अलग यंत्र को लेकर जाने वाला है चांद के ऊपर में। और वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स हमारे इसरो और जाक्सा के तो होंगे, साथ ही साथ में यूएस की जो स्पेस एजेंसी है नासा, प्लस यूरोप की जो स्पेस एजेंसी है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इनके भी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर चांद पर जाने वाला है। तो दोस्तों ध्यान रखना 2025 में हम लोग यहाँ पर इस मिशन को, ल्यूपेक्स मिशन को लॉन्च कर रहे हैं। तो ये था पूरा का डिस्कशन। आई होप आपको मज़ा आ चुका होगा। नाउ फटाफट हम लोग अब अपने आर्टिकल्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस को करेंगे, यानी कि जो भी आपने इस पूरे लेक्चर में सुना है अच्छे से, इनको टेस्ट के फॉर्म में आपने अभी अटैम्प्ट करना है। अब आपका टेस्ट होने वाला है, तो मैं लाइन से सारे के सारे क्वेश्चंस बताऊंगा, उसके आंसर आपको नीचे लाइव चैट में देने हैं। फिर एक साथ मैं आपको सभी के आंसर्स बता दूंगा ताकि आप रीमैच कर सको, चेक कर सको कितने क्वेश्चन सही किए और कितने गलत किए हैं। तो सबसे पहला हमारा प्रीलिम्स रैपिड फायर का क्वेश्चन है कि डिमॉन पार्टिकल, जो कि हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला है, ये डिमॉन पार्टिकल किस चीज़ से रिलेटेड है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, सुपर कंडक्टिविटी या स्पेस एक्सप्लोरेशन? तो बताओ इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल में दोस्तों स्लॉथ बियर्स के बारे में बात की गई है। स्लॉथ बियर्स को लेकर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है इनमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं। पहला, स्लॉथ बियर इंडिया, श्रीलंका और नेपाल में पाए जाते हैं। दूसरा, इनको ड्राई और मॉइस्ट फॉरेस्ट में रहना पसंद है। तीसरा स्टेटमेंट, स्लॉथ बियर को IUCN के रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में कवर किया गया है। तो बताओ तीनों स्टेटमेंट में से कितने स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी तीनों सही हैं, या ऑप्शन डी सब गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन में दोस्तों मैत्री सेतु के बारे में पूछा गया है। मैत्री सेतु जो कि 1.9 किलोमीटर्स का एक ब्रिज है, इंडिया और दूसरा कौन सा देश है जिसके बीच में यहाँ पर यह ब्रिज बना है? तो भारत एक तरफ हो गया, दूसरा कौन से देश के साथ में इस ब्रिज को बनाया गया है? ऑप्शन ए नेपाल, बी बांग्लादेश, सी म्यांमार या डी भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन में ब्लैक ईगल के बारे में बात की जा रही है। ब्लैक ईगल को लेकर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, ब्लैक ईगल हमारे हिली रीजन्स में, स्पेशली सब ट्रॉपिकल सदर्न रीजन, साउथ ईस्ट एशिया, वहां पर पाए जाते हैं। दूसरा स्टेटमेंट, ब्लैक ईगल केवल और केवल हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट्स में से बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन A1 ओनली, B2 ओनली, सी दोनों सही है या डी दोनों गलत हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में ल्यूपेक्स के बारे में बात की जा रही है, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। ल्यूपेक्स जो है एक कोलैबोरेशन वाला मिशन है, और इस कोलैबोरेशन में एक तरफ तो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी कौन सी स्पेस एजेंसी के साथ में मिलकर ये जो इसरो है इस ल्यूपेक्स मिशन को लॉन्च करेगा? तो वो स्पेस एजेंसी का नाम बताना है। ऑप्शन ए कैनेडियन स्पेस एजेंसी, बी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, सी यूरोपियन स्पेस एजेंसी या डी जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। हम आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। अगले आर्टिकल में दोस्तों बात की जा रही है मिलारा कल्ट, जो कि हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला है। ये कौन से स्टेट को बिलोंग करता है? ऑप्शन ए वेस्टर्न हिमालयन स्टेट, बी छोटा नागपुर रीजन, सी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट या कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। तो बताओ इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। अगेन एक सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों आपसे भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम के बारे में पूछा गया है। तो भारत का जो ये नया कार असेसमेंट प्रोग्राम है उसको लेकर 2 स्टेटमेंट है, बताओ कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है ये जो प्रोग्राम है ये कहीं ना कहीं हमारे जो कार्स होंगी उनको एडल्ट ऑक्यूपेंट्स और चाइल्ड ऑक्यूपेंट, बच्चों के लिए बड़ों के लिए एक स्टार रेटिंग देने का काम करेगा। सेकेंड स्टेटमेंट, ये जो प्रोग्राम है ये प्रोग्राम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए भी अवेलेबल होगा, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन A1 ओनली, B2 ओनली, सी दोनों सही है, डी दोनों गलत हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों ने मैक्सिमम क्वेश्चंस को बिल्कुल सही अटेम्प्ट किया होगा। नाउ फटाफट यहाँ पर इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को देखना शुरू करते हैं ताकि आप रीमैच कर सको और चेक कर सको कितने सही किए हैं कितने गलत किए हैं। लास्ट वाले क्वेश्चन से आंसर को देखना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे पूछा गया था भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम को लेकर 2 स्टेटमेंट है, बताओ कौन सा सही है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर कार क्रैश की सेफ्टी को लेकर बात की जा रही है। दूसरा इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ साथ CNG पर भी यहाँ पर ये लागू होने वाला है। दूसरे क्वेश्चन पूछा गया था मिलारा कल्ट को लेकर, जो हाल ही में न्यूज़ में है, कौन से राज्य को बिलोंग करता है। तो कर्नाटक और महाराष्ट्र को, अभी मैंने इसके बारे में आपको ऑलरेडी बताया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ल्यूपेक्स एक कोलैबोरेटिव मिशन है जहां पर एक साइड इसरो है तो दूसरी साइड कौन सी स्पेस एजेंसी है। तो दूसरी साइड हमारा जापान वाला स्पेस एजेंसी जाक्सा है, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी।
जिसके साथ में मिलकर ये जो इसरो है ये इस ल्यूपेक्स को 2025 में लॉन्च करने का काम करने वाला है। उसके बाद में ब्लैक ईगल को लेकर पूछा गया, 2 स्टेटमेंट बताओ कौन सा सही है। केवल पहला वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ब्लैक ईगल आपको साउथ ईस्ट एशियन वाला कंट्रीज में देखने को मिल जाता है। दूसरा वाला क्यों गलत है, यहाँ पे बोला गया है कि ये जो ब्लैक ईगल है ये केवल और केवल भारत में हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलता है। केवल, ऐसा है क्या? नहीं, हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर के साथ साथ दोस्तों मैंने पूरा ड्रॉ करके बताया था वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स में भी ब्लैक ईगल पाए जाते हैं। तो ये ओनली वर्ड ने गेम खराब कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, हमें पता था तो हमने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए लगाया, यानी कि सही उत्तर है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, मैत्री सेतु 1.9 किलोमीटर का ब्रिज है, इंडिया और दूसरा कौन सा देश है जिसके साथ में इस ब्रिज को बनाया गया है। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है स्लॉथ बियर को लेकर 3 स्टेटमेंट है, बताओ कौन सा सही है। तो केवल 2 स्टेटमेंट सही है। कौन कौन से सही है? पहला वाला और दूसरा वाला दोनों सही है, तीसरा वाला गलत है। क्यों? क्योंकि स्लॉथ बियर को IUCN रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं वल्नरेबल कैटेगरी में कवर किया गया है। दैट इज वाई यहाँ पर ऊपर के 2 स्टेटमेंट सही है, लास्ट वाला गलत है। फिर आपसे पूछा गया डिमॉन पार्टिकल हाल ही में न्यूज़ में है, किस चीज़ के लिए जाना जाता है। तो सुपर कंडक्टिविटी के लिए यहाँ पर ये जाना जा रहा है। तो दोस्तों ये था सारा का सारा डिस्कशन। तो कितने क्वेश्चन सही किए आप सभी लोगों ने, ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताओ। और स्कोर कम भी है तो कोई बात नहीं यार, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कल फिर से चांस मिलेगा, फिर से कंसंट्रेशन के साथ में सभी चीज़ों को सुनना है, लास्ट में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और डेफिनेटली यहाँ पर धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा। नाउ मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।